स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम स्टैंडर्ड 9th मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 4.1 इसका आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैथ्स 1 का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का प्रैक्टिस सेट 4.1 का लेक्चर नंबर 1 मैंने पहले ही पढ़ाकर अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर वो देख लो, ठीक है। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट किया था। तो आज के लेक्चर में हम आपका ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पे चीज़ क्या दी गई है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 3 पर्सन है यानी कि 3 लोग हैं, वो 3 लोग एक छोटा सा घर बना सकते हैं 8 दिनों में, ठीक है। पहले आपको क्या बोला गया कि 3 जन एक घर बना सकते हैं 8 दिन में। टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड। तो देखो, पहले आपको क्या बोला कि 3 जन मिलके 8 दिन में घर बना सकते हैं। फिर आपको पूछा गया है कि वही घर अगर आपको 6 दिन में यानी कि और कम टाइम में आपको बनाना है तो आपको कितने वर्कर्स लगेंगे। तो यहाँ पे तो आप अपना कॉमन सेंस वाला दिमाग लगा ही सकते हो कि अगर आपको 3 वर्कर लग रहे हैं 8 दिन, देखो 3 जन मिलके काम करेंगे तो 8 दिन में काम खत्म होगा। वही अगर आपको 6 दिन में आपको काम खत्म करना है यानी कि आपको अगर जल्दी काम खत्म करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको वर्कर ज़्यादा लगेंगे, है ना। जितने ज़्यादा जन होंगे उतना जल्दी काम होगा, है ना। तो यानी कि 3 से ज़्यादा, ये जो भी नंबर आएगा 3 से तो ज़्यादा ही होने वाला है, ठीक है। तो देखो, अगर आप ध्यान दोगे, मान लो ये कोई भी नंबर आएगा, ठीक है। मान लो कोई x नंबर आएगा और ये x नंबर 3 से बड़ा होगा, ठीक है। x जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन 3, ठीक है, ये मान लो। अब देखो, ये नंबर ऑफ डेज है, देखो ये डेज थे, ये भी डेज है, और ये क्या है, ये आपके नंबर ऑफ वर्कर्स है ना, वर्कर है ना ये आपके। तो देखो, जैसे जैसे दिन कम हुआ वैसे वर्कर की वैल्यू बढ़ गई, है ना। देखो 8 दिन से अगर आपको 6 दिन में काम करवाना है तो आपको ज़्यादा वर्कर लगेंगे, है ना। वही अगर आपको 8 दिन से ज़्यादा दिन में आपको काम चाहिए था तो आपको और कम वर्कर लगते। तो ये अपने अपने पिछले स्टैंडर्ड्स में ये एक वैल्यू पड़ी होगी कि डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है, डायरेक्ट और इन्वर्स प्रपोर्शन क्या होता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि आपने मान लो ऐसे पढ़ा होगा कि A इज़ प्रपोर्शनल टू B, मतलब A और B डायरेक्टली प्रपोर्शनल है, दोनों ऊपर है, मतलब दोनों डायरेक्टली प्रपोर्शनल है। यानी कि अगर B की वैल्यू बढ़ेगी तो A की भी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और एक सेकेंड केस होता है इन्वर्स वेरिएशन, यानी कि A इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू B, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना अगर A की वैल्यू बढ़ेगी तो B की वैल्यू घटेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स वेरिएशन में यानी कि उल्टा वेरिएशन दोनों में चलता है। अगर A बढ़ेगा तो B घटेगा, या फिर अगर B बढ़ेगा तो A घटेगा, ठीक है। और हम जो अभी क्वेश्चन हमारा करने वाले हैं इसमें हमें इन्वर्स वेरिएशन ही देखने को मिलेगा, है ना। देखो, जैसे कि 3 पर्सन अगर 8 दिन में घर बना रहे हैं और हमें 6 दिन में घर बनाने हैं, कि नंबर ऑफ डेज कम हुआ। अब क्योंकि नंबर ऑफ डेज कम हुआ तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ वर्कर बढ़ेंगे, है ना। कम कम टाइम में काम आपको करना है तो आपको ज़्यादा वर्कर लगेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं आपके इस क्वेश्चन को हम। तो अभी आपको सबसे पहले मैंने आपको बोला था ना कि नंबर ऑफ वर्कर जो चाहिए इसको x मान लो। तो पहले हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर बिल्डिंग द हाउस इन 6 days बी एक्स, ठीक है। ये वैल्यू आपको x मान लेनी है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मैंने पहले ही आपके लिए पूरा सोल्यूशन लिख लिया है। सबसे पहले हमने क्या यहाँ पे पहले लिखा था अभी, लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर बिल्डिंग द हाउस इन 6 days बी एक्स, ठीक है। क्योंकि हमें तो ये फाइंड आउट करना है ना कि 6 दिन में हमें कितने वर्कर्स लगने वाले हैं ये पूरा का पूरा घर बनाने में, तो हमें वो नहीं पता, इसीलिए हमने उसको x मान लिया है। फिर आपसे क्या पूछा गया है, नंबर, फिर हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया कि नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ डेज, इसका हमने टेबल बना लिया, ठीक है। तो 3 वर्कर जब थे तो 8 दिन में घर बन रहा था, और जब x वर्कर रहेंगे तो 6 दिन में घर बनेगा, ठीक है। और अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द डेज रिक्वायर्ड टू मेक द हाउस आर इन इनवर्स प्रपोर्शन, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था क्यों इनवर्स प्रपोर्शन में है। फिर हेंस द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू मेक द हाउस एंड द नंबर ऑफ वर्कर इज कांस्टेंट। तो देखो, कभी भी अगर दो चीज़ इन्वर्स वेरिएशन में होती है तो उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। ये देखो, नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ डेज, जितने दिन ले रहे हैं और जितने वर्कर्स हैं, इन दोनों का सम हमेशा प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि 3 × 8 और 6 × x ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे वहाँ पे लिखे हैं 3 वर्कर 8 दिन लिए थे तो 3 8 = 24,
और एक्स वर्कर 6 दिन लिए थे तो x इंटू 6x हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये देखो ऐसे होगा, क्या आएगा आपका इसका फर्दर आपका आंसर क्या आएगा, 24 इज इक्वल टू 6x, ठीक है। अब जब 6 को आप यहाँ पे नीचे लेके जाओगे तो ऐसे हो जाएगा, है ना, x यहाँ पे बचेगा, तो ये 6 नीचे आ गया। अब अगर आप 6 को कट करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 1 ज़ार 6 और 6 4 ज़ार 24, तो x की वैल्यू आ गई 4, यानी कि आपको कितने वर्कर चाहिए, 4 वर्कर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइनल आंसर होगा, देयरफॉर द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग द हाउस इन 6 days इज 4 वर्कर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ रेशियोज दिए गए हैं और इन रेशियो को आपको बस परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखो बहुत ज़्यादा आसान होता है, आपको कोई भी रेशियो दिया है ना, मान लो 3/4 आपको एक रेशियो दिया है, या फिर 3:4 3/4 दोनों बराबर होता है ना, तो आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे और फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने के बाद बस ना आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 75% है ना, 75% है आपका आंसर, ठीक है। तो वैसे ही चलिए अभी हम ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, 15:25, 15:25। तो अब 15:25 को कैसे लिखोगे, अब 15:25 को आप लिखोगे 15/25, ठीक है। 15/25 लिखा आपने, अब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो 100 के टेबल में ये 25 के टेबल में 100 आता है, अगर आप 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 100 ही आएगा ना। तो 25 1 ज़ार 25 4 ज़ार, अब ऊपर क्या क्या बचा, 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 15 इंटू 4 हो जाएगा आपका 60, है ना। 4 5 से 20, ऊपर 2 और 4 1 ज़ार 4, 60%। यहाँ पे ना आप एक परसेंट का साइन डाल दो, वरना थोड़ा हो सकता है वैल्यू यहाँ पे अलग हो जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई करो ना, अब यहाँ पे भी परसेंट लिख दो, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है 47:50। अब 47:50 दिया है, तो अब आप सबसे पहले इसको लिखोगे, इज इक्वल टू 47/50 इंटू 100 क्या, 100% इज इक्वल टू, अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो 50, यहाँ पे एक 0 आ रहा है, यहाँ पे एक 0 आ रहा है, काट दो, ठीक है। अब 5 के टेबल में 10 तो जाता है, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। अब 47 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 98, तो क्या है 98%। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है 7/10। यहाँ पे तो पहले से ही आपको इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। आप इसको सिंपली यहाँ पे लिखोगे 7/10 इंटू 100, आप सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे भी एक 0 है, अब दोनों 0 को काट दो, ठीक है। अब नीचे खाली 1 बच रहा है, यानी कि कोई फर्दर डिवीजन नहीं होगा यहाँ पे, तो कितना परसेंट आया, 7 इंटू 10 कितना हो जाता है, 70%, है ना। ये भी आपका हो गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में 546/600 आपको दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं आपको क्या है, 546/600। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे भी आपको पहले से फ्रैक्शन में देखे रखा है, आप करोगे 546/100 इंटू 546/600 इंटू 100। अब देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, दो 0 कैंसिल हो गए। अब देखो 6 के टेबल में क्या 546 जा रहा है, 546/6। अब अगर आप देखोगे तो 546 6 के टेबल में जाता है ना। कैसे जाएगा ये हो जाएगा 6 1 ज़ार 6, 6 9 ज़ार 54 और 6 1 ज़ार 6, तो टोटल आपका आ गया आंसर 91%, ठीक है। ये भी आपका हो गया। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 7/16 आपको दिया है, ये भी आपको पहले से फ्रैक्शन के फॉर्म में दे के रखा है। 7/16 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आप लिख दोगे 7/16 इंटू 100, ठीक है। अब आप इसका डिवीजन करोगे, तो देखो ये 4 के टेबल में जा रहा है, 4 4 ज़ार 16, और ये भी 4 के टेबल में जा रहा है, जो कि 25 से मल्टीप्लाई होके आता है, ठीक है। अब आपका क्या बच रहा है, 7 इंटू 25/4, ठीक है। तो देखिए अब 7 इंटू 25/4, अब आप 7 इंटू 25 करोगे, आपका आंसर क्या आएगा, 175, ठीक है। 175 को आपको 4 से डिवाइड करना है। चलिए इसका डिवीजन करते हैं हम जल्दी से बाजू में,
यहाँ पे है 175, यहाँ पे है 4। अब 4 4 ज़र क्या होता है 16 होता है, तो 4 4 ज़र 16, 17 माइनस 16 क्या हो जाएगा 1, ये 5 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 5, है ना। अब फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, देखियो अब तो 4 4 ज़र 16 बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप करोगे 4 3 ज़र 12। अब 15 माइनस 12 क्या होता है 30, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे भी पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे एक 0 आ जाएगा जो कि सर यहाँ पे 30 नहीं रहेगा ना, यहाँ पे पहले 3 आएगा। 15 माइनस 12 क्या होता है 3 होता है ना, तो अब 3 हो जाएगा। अब जब पॉइंट आपने लगा दिया तो ये 0 यहाँ पे नीचे आएगा। अब 4 7 ज़र क्या होता है 28 होता है, 30 माइनस 28 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखो 20 तो 4 के टेबल में जाता है, 4 5 ज़र क्या होता है 20 होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर आपको मिल गया 43.75%। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 43.75%। ठीक है, ये बाजू में हमने जो रफ वर्क किया है इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है कि आपको दो जन की एज का रेशियो दिया है, एक है अभा और अभा की मदर, ठीक है, और उनकी एज का रेशियो है 2:5 एट द टाइम ऑफ अभास बर्थ, यानी कि जब अभा का बर्थ हुआ था, यानी कि जब वो पैदा हुई थी, तब उसकी मम्मी की एज थी 27 ईयर्स। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला गया, हमें प्रेजेंट एज अभा की भी ढूंढना है और उसकी मम्मी की भी ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभा की, अब देखो ये 2:5 ये जो रेशियो है ये कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब मान लो कि अभा की एज थी 20 साल, अभा की प्रेजेंट एज जो है वो 20 साल है और उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज 50 साल है। तो अब आप इसका रेशियो जब निकालोगे 0 0 कैंसिल होगा, ये भी 2:5 ही आएगा। ये देखो 2/5 आ रहा है ना, 2/5 मतलब क्या होता है 2:5। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि मान लो अभा की प्रेजेंट एज जो है वो 10 साल है और उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज 25 साल होगी, हो सकता है ऐसा। और यहाँ इसका भी रेशियो देखो क्या हो जाएगा, 5 2 ज़र 10, 5 5 ज़र 25। ये देखो यहाँ पे भी 2/5 आ गया, यानी कि 2:5 हो गया, है ना। तो ऐसा देखो कोई भी नंबर हो सकता है ऐसा यहाँ पे, बस आपको क्या करना है, आपको इसको सही वैल्यू इसकी आपको ढूंढना है। ठीक है, तो मेन इससे हमें क्या पता चलता है कि जो 2:5 का रेशियो है, इस 2:5 के रेशियो से हम किसी भी एक नंबर को अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें अपने आप अभा और उसकी मदर का प्रेजेंट जो एज है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए वो नंबर जिससे हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये रेशियो को, ताकि हमें इनका प्रेजेंट एज मिले, उसको हम x मान लेंगे। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखो 2/5 का अगर मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 20/50 हो जाएगा। वही अगर मैं इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10/25 हो जाएगा। अब दोनों का ही रेशियो 2:5 है, लेकिन अब सही नंबर हमें ढूंढना है, हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप क्या यहाँ पे लिखोगे, तो देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब इसका सोल्यूशन समझते हैं क्या होगा। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, वो कॉमन मल्टीपल जिससे हम दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें प्रेजेंट एजेस मिल जाएगी, उसे हम x मान रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमने x मान लिया इसीलिए अभा की प्रेजेंट एज 2 × x हो जाएगी और उसकी मदर की प्रेजेंट एज हो जाएगी 5 × x, है ना, क्योंकि रेशियो तो 2:5 का ही था ना। अब ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट एज मिल जाएगी, एक हो गया 2x और एक हो गया 5x। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं क्या करना है आपको। फिर क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कि अब गिवन कंडीशन में क्या था, यानी कि जब अभा का बर्थ हुआ तब उसकी जो मम्मी थी उसकी एज थी 27 ईयर्स। ठीक है, यानी कि जब अभा की एज 0 ईयर्स थी तो अभा की मदर की एज थी 27 ईयर्स, है ना। तो यानी कि डिफरेंस क्या है दोनों की एज, दोनों का एज गैप क्या है, 27 साल का एज गैप है ना, यानी कि जो अभा की मदर है वो उससे 27 ईयर्स ओल्डर है ना। यानी कि जब आप उसके अभास मदर एज माइनस अभा की एज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, देयरफॉर 5x - 2x = 27। अब देखो 5x - 2x, तो आपको सिंपली क्या करना था, 5 - 2 करना है। 5 - 2 क्या हो जाएगा 3, है ना, और x तो कॉमन था तो x बच जाएगा, तो 3x = 27। अब 3 को यहाँ पे नीचे भेज दोगे तो 27/3। अब 27/3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें वो कॉमन मल्टीपल तो मिल गया, अब इससे हम प्रेजेंटेज निकाल सकते हैं अभा और अभा की मदर की। अभा की थी 2x, यानी कि 2 × 9 जो कि हो गया 18 ईयर्स, और अभा की मदर की थी
9 इंटू 5 जो कि हो गया 45 ईयर्स। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हमें दोनों की परसेंटेज मिल चुकी है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपका अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दो जन दिए, एक वत्सला और सारा। ठीक है, ये दो दोस्त हैं और इनकी जो एज है, वत्सला की एज, वत्सला या वत्सला जो भी ना प्रोनाउंस करना चाहो, ठीक है, हम इसको वत्सला बोलते हैं। तो वत्सला जो है वो एज में बड़ी है, ठीक है, जिसकी ईयर है 14 ईयर्स, और सारा की एज है सिर्फ 10 ईयर्स। और आपसे क्या पूछा गया है, इस बार यहाँ पे आपको प्रेजेंट एज दिया है और आपको बोला है कि कौन कितने साल बाद इनकी एज का जो रेशियो है वो 5:4 होगा। ठीक है, यानी कि अभी देखो वत्सला जो है उसकी प्रेजेंट एज 14 ईयर्स है और सारा की 10 ईयर्स है, और एक्स साल बाद, एक्स ईयर बाद, है ना, एक्स ईयर बाद वत्सला की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 14 प्लस एक्स हो जाएगी ना। क्यों होगी, देखो अभी मान लो वत्सला भी 14 साल की है, तो एक साल बाद कितने साल की होगी, 15 साल की होगी, और 2 साल बाद कितने साल की होगी, 16 साल की। भाई 3 साल बाद कितनी साल की होगी, 14 प्लस 3 यानी कि 17 ईयर्स की होगी, है ना। सेम वैसे ही एक्स ईयर्स बाद वो 14 प्लस एक्स ईयर हो जाएगी, और सारा की एज भी क्या हो जाएगी, 10 प्लस एक्स ईयर्स। ठीक है, अब इनकी एज का जब आप रेशियो निकालोगे 14/x प्लस 10/x का जब आप रेशियो निकालोगे, आपका आंसर 5:4 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको अच्छे से लिख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले ही मैंने आपके लिए पूरा ये लिख लिया है, अभी आपको बताता है इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या अज्यूम किया था कि आफ्टर x ईयर्स इन दोनों की एज का रेशियो 5:4 रहेगा। ठीक है, तो अब x ईयर के बाद वत्सला की जो एज होगी वो हो जाएगी 14 प्लस एक्स। ठीक है, और सारा की एज हो जाएगी 10 प्लस एक्स। अब इनकी एज का रेशियो यानी कि 14 प्लस एक्स अपॉन 10 प्लस एक्स का रेशियो में क्या बोला था, 5:4 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब 4 को यहाँ पे लेके चले जाओ और इसको 10 प्लस एक्स को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, 14 प्लस एक्स इंटू 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 प्लस एक्स। ठीक है, अब आप पहले 4 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 56, फिर 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 4x। अब आप 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा, 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x आएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखो 4x को आप यहाँ पर लेके आ जाओ और 50 को यहाँ पर भेज दो। ठीक है, 50 यहाँ पे प्लस से आके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 5x। 4x भी यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस 4x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे 5x माइनस 4x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो x आपकी वैल्यू आ गई 6। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, देयरफॉर आफ्टर 6 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एज वुड बी 5:4, यानी कि 6 साल बाद इनकी एज का रेशियो 5:4 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। आपका क्वेश्चन नंबर ये जो 7 था वो कंप्लीट हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि रेहाना और रेहाना की मम्मी, ठीक है, 2:7 इनकी एज का रेशियो है, और क्या बोला गया कि 2 साल बाद इनकी एज का रेशियो हो जाएगा 1:3। ठीक है, प्रेजेंट एज का रेशियो 2:7 है, लेकिन 2 साल बाद वो 1:3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि रेहाना की प्रेजेंट एज क्या होगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 पूरा सॉल्व कर लिया है, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि कैसे आया। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बोला था, हम इसको जो कॉमन मल्टीपल जो रेहाना और रेहाना की मदर का जो कॉमन मल्टीपल होने वाला है उसको हम x मान लेते हैं, है ना, क्योंकि उनकी एज का रेशियो 2/7 है ना। अब अगर हम दोनों जगह x को कॉमन मल्टीपल मान लेंगे तो रेहाना की एज हो जाएगी 2x और रेहाना की मदर की एज हो जाएगी 7x। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए अब आपको कंडीशन क्या दी गई थी कि 2 साल बाद, है ना, 2 साल बाद की कंडीशन आपको दी गई थी ना। 2 साल बाद देखो रेहाना की एज क्या हो जाएगी, 2x + 2 हो जाएगी, है ना, क्योंकि दो साल इसमें बढ़ गए, और रेहाना की मदर की एज में भी 2 साल बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 2 साल बाद उनकी एज का रेशियो 1:3 था, यानी कि 1/3 था, है ना। तो आप लिखोगे रेहाना की एज अपॉन रेहाना की मदर की एज इज इक्वल टू 1/3। अब देखो 3 को आप यहाँ पर लेके आ जाओगे और 7x/2 को आप यहाँ पर लेके आ जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, ऐसे और ऐसे लेके आ जाओगे। ठीक है, तो देखिए अब 3 यहाँ पे आ गया, तो 3 इंटू क्या आ गया, 2x + 2, 2x + 2 इंटू 3, 1 यहाँ पे पहले से था और हमने क्या लाया यहाँ पे 7x + 2, 7x + 2। अब देखिए 3 2 ज़ार क्या होता है 6, तो ये जगह 6x प्लस यहाँ पे फिर से 3 2 ज़ार 6 है तो 3 2 ज़ार 6। अब देखिए 1 इंटू 7x + 2 तो वही रहेगा, उससे कुछ भी बदलने नहीं वाला है ना।
अब देखिए 6 को आप यहीं पे रखो और 2 को यहाँ पर लेके आ जाओ, तो 2 ये +2 यहाँ पे -2 बन जाएगा, 6 - 2, और हमने 6x को यहाँ पर लेके आ गए, है ना, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा, 7x - 6x, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए 6 - 2 आ गया 4, और 7x - 6x क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा ना, लेकिन 1x की जगह आप क्या लिखो, देखो ये जो आंसर है ये 1x हो जाएगा, लेकिन 1x को आप x भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप 1 लिखो नहीं लिखो सेम बात पड़ जाएगी। तो यहाँ पे देखो आपके x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है, ये 4 वैल्यू आपकी आ गई। अब देखिए रेहाना की प्रेजेंट एज क्या थी, 2x थी ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 2 × 4, अब 2 × 4 क्या हो गया आपका 8 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन पूरा हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके प्रैक्टिस सेट 4.1 का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रैक्टिस सेट 4.1 के सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और सारे कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।